तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपनी नोटबुक लिख लिया। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस। ठीक है बच्चों, इससे पहले 2 पार्ट बन चुके हैं इस चैप्टर के वीडियो के, है ना। तो अगर आपने एसिड और बेस को अच्छे से समझना है, अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप जाके वो देख लीजिए, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, फिर आपको ये अच्छे समझ आ जाएगा। अगर आपने देखा हुआ तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं, फिर तो कोई इश्यू नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे को 2 एसिड दे दिए, है ना। मान लो दे दिया मेरे को एक HCl दे दिया एसिड और एक दे दिया H2SO4। ठीक है, अब पूछा गया कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो कैसे पता चलेगा इस चीज का। तो बच्चों इसके लिए एक अरेंजमेंट की गई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल क्या चीज है। ठीक है, मान लो एसिड दे तो दिया, अब पता कैसे चलेगा दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। मान लो ऐसे ही कोई 2 बेस दे दिए, एक दे दिया NaOH दे दिया, है ना, और दूसरा बेस दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो एक अरेंजमेंट की जिसका नाम है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल हमें क्या बताता है, देखो पीएच स्केल पे जो मार्किंग होती है बच्चों वो होती है 0 से लेके 14 तक, और इसके सेंटर में रहता है 7। ठीक है, तो जितने भी एसिड होंगे उनके लिए पीएच की वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब कि जिन केमिकल्स की या सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में है, वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड। ठीक है, यहां से शुरू हो जाएंगे और 7 से जस्ट पहले तक हमारा क्या आ जाएगा, एसिड, और 7 के जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाएगा 14 तक, वो सारे होंगे बेस, यानी कि जिनका पीएच वैल्यू 7 से आगे हम स्टार्ट करेंगे और 14 तक जाएंगे। 7 से 14 के बीच में जिनका पीएच रहेगा वो क्या होगा बच्चों, बेस होगा। ठीक है, और जिसका 7 पीएच होगा वो रहता है हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस, मतलब कि ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा। अब मान लो मेरे को 2 कोई एसिड दे दी, ठीक है, एक एसिड है इसका नाम है A और एक एसिड इसका नाम है B। जो एसिड A है मान लो उसकी पीएच वैल्यू है 3 और जो बेस है उसकी पीएच वैल्यू है 5। अब दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों ये होगा, यानी कि जिसके जितनी पीएच वैल्यू कम होगी एसिड की वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और बेस के केस में क्या होता है बच्चों, बेस के केस में पीएच की वैल्यू यहाँ पे मान लो 10 है इसकी, या मान लो इसकी 13 है। ठीक है, 2 अलग नाम देता हूँ मैं आपको फिर से। मान लो C और D है ना, C की पीएच वैल्यू 13 है और कुछ भी ले अलग है ना, और इसकी मान लो पीएच वैल्यू 14 है ना। तो अब दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ये हमारे के दोनों क्या है, बेस है। ठीक है, और ये क्या है, एसिड। तो इन दोनों में से ज्यादा ये नहीं होगा, ये होगा। तो जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी जिस बेस की, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और एसिड के केस में उल्टा होता है कि जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, एसिड रहेगा। और बेस के केस में जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब कि जो हमारा पीएच स्केल है उसमें बेसिक कैरेक्टर हमारा इस तरफ इंक्रीज होता है, मतलब जैसे जितनी वैल्यू इस तरफ आती जाएगी, इस तरफ जाएंगे हम, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मतलब जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, जो यहाँ पे रहेगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मतलब बेसिकली कि जितना ज्यादा पीएच होगा इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, समझ आ गई बात, इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो एसिड के केस में 0 से लेकर 7 के बीच में जाना है, तो 2 एसिड मिलकर जिसका पीएच कम होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और बेस के केस में जिसका पीएच ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें बेसिक कैरेक्टर उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आया बच्चों, तो इसको नोट कर लेंगे, है ना। तो देखेंगे कैसे इसको नोटबुक में, आगे मैं लिखवा देता हूं इसमें। तो पहला डॉट बनाएंगे, इफ द पीएच वैल्यूज ऑफ द सब्सटेंस lies between 0 to 7, है ना, then it is an acid। तो ये क्या होगा, एक एसिड होगा। और अगर हमारी
जो pH वैल्यू है वो 7 से लेके 14 के बीच में लाई करेगी, तो हमारा क्या होगा, बेस। तो इफ द pH वैल्यू लाइज बिटवीन, ठीक है, 7 to 14, 7 से आगे आगे जाना, जैसे 7.1 ले लिया हमने, है ना, 7 to 14 और 14 तक ले सकते हैं, देन द सब्सटेंस विल बी क्या होगा बच्चों, बेसिक। इसमें कोई डाउट, क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा पीएच की बात, और वो मैंने आपको बता दी, तो आप नोट करके रखना, ठीक है। जितना ज़्यादा अगर एसिड के इसमें जितना ज़्यादा पीएच कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो पीएच है उसका हमारा डेली लाइफ से क्या कनेक्शन है ना। तो अब थोड़ा सा थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा, इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे जो हम एसिड और बेस का जो खेल है अपने आसपास देखा करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा। तो बच्चों चलो अब हम देखते हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें पीएच का क्या रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे टूथ डीके में, है ना, तो पीएच कई बार एप्लीकेशंस आ जाते हैं ना कि जो पीएच है उसका डेली लाइफ में क्या क्या चीजें देखते हो ना बच्चे, नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ठीक है, आपके बहुत काम आएंगे। तो पीएच चेंज कॉज टूथ डिके, ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा कि जैसे छोटे बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं या ज्यादा टॉफी वगैरह खाते हैं ना, उनको आदत होती है ज्यादा चॉकलेट खाने, ज्यादा टॉफी खाने की, कैंडीज वगैरह ज्यादा खाने की, तो उससे उनके दांत खराब हो जाते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो बच्चों, अगर हम जितना ज्यादा मीठा खाएंगे हमारे माउथ में, है ना, हमारे मुंह के अंदर उतना ज्यादा एसिड बनेगा, ठीक है, जितना ज्यादा आप मीठा खाओगे। और हमारे जो दांत बने होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के दांत हैं, और उसमें हमने अब एसिड आ गया। एसिड कैसे, मीठा ज्यादा खाने से एसिड बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक क्या है, अपने आप में बेस की तरह एक्ट करता है, और एसिड हमारा, तो एसिड क्या करेगा, बेस को खत्म करना शुरू कर देता है ना। जो दांतों का मटेरियल है, एसिड उसको कोरोड करना शुरू कर देता है, कि खत्म करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए छोटे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं ज्यादा मीठा खाने से। समझ आया, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, ठीक है। तो द चाइल्ड या द चिल्ड्रन ईट टू मच स्वीट्स, है ना, टू मच स्वीट, ज्यादा मीठा खाते हो, देन इट क्रिएट, और ऐसा नहीं बच्चों कि छोटे बच्चों में ही होता है ऐसा, जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं वो लोग, उनके भी दांत खराब हो जाते हैं ज्यादा एसिड बनने की वजह से। तो चिल्ड्रन ईट टू मच स्वीट्स, है ना, देन इट क्रिएट एसिड इन देयर माउथ, उनके माउथ में क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। और ये एसिड जो हमारे दांतों का मटेरियल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। द टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और जो एसिड जनरेट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को खराब करना शुरू कर देता है, करोड करना, कैल्शियम कार्बोनेट। द एसिड प्रोड्यूस cause स्पॉइलिंग या cause एक टाइप बोल सकते हैं कि डिके, है, cause डिके ऑफ द टीथ। समझ आया बच्चों, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके एक बार मैं चेक कर दूं कि वीडियो ब्लर तो नहीं रही, बीच में हल्की सी ब्लर है, हाँ अब ठीक है। तो बच्चों जो दूसरी चीज है पीएच की, वो होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। पीएच रोल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम,
कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है उसके अंदर पीएच हमारा कैसे रोल प्ले करता है। देखो बच्चों, हमारे जो स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर एसिड जनरेट होता है जब भी हम खाना खाते हैं। जब भी आप खाना खाओगे आपके पेट के अंदर एसिड जनरेट होगा और उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, ये वाला एसिड जनरेट होता है। ये एसिड जनरेट क्यों होता है पेट में? ये इसलिए जनरेट होता है ताकि जो आपने खाना खाया उसको गला दे वो, है ना, एसिड, और वो खाना डाइजेस्ट हो जाए हमारा। ठीक है, तो बच्चों जैसे मान लो अगर हम जितना ज़्यादा हम हैवी खाना खाएंगे एसिड उतना ज़्यादा जनरेट होगा ताकि उस जो हमने खाना खाया उसको गलाया जा सके। ठीक है, चलो डाइजेस्ट किया जा सके। अगर आप जैसे मान लो आपने कोई तली हुई चीज़ खाई ज़्यादा, है ना, तो तली हुई चीज़ उतनी, जितनी तली हुई चीज़ क्या होगी, हैवी होगी। अब उसको गलाने के लिए एसिड भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो ज़्यादा एसिड जनरेट होता है। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा जैसे आप कुछ लोग ज़्यादा तला हुआ खा लेते हैं तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने तला हुआ खाना खा लिया तो पहले ज़्यादा, अब उसको गलाने के लिए एसिड की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हमारी बॉडी ज़्यादा एसिड सीक्रेट, मतलब एसिड जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं स्टमक के अंदर। और ज़्यादा एसिड जब जनरेट होगा तो उससे जो प्रॉब्लम होगी वो एसिडिटी की क्रिएट होगी। और आपने इनो की ऐड भी देखी होगी, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, है ना। तो इनो क्या है? इनो बेसिकली क्या है? एक बेस है। आपने एसिड जनरेट हो गया, अब एसिडिटी आपको, अब इनो क्या है? बेस है। आप बेस को खाओगे तो जो ज़्यादा एसिड जनरेट हुआ उसको बेस क्या कर देते हैं? न्यूट्रल, क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। तो इसलिए फिर आप ठीक फील करते हो। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? चलो लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे देयर इज प्रेजेंस ऑफ या presence of acid in your stomach। ठीक है, स्टमक में एसिड प्रेजेंट रहता है, ये एसिड जनरेट होता है ना, विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड, है ना, जो खाने को पचाने का काम आता है। ठीक है, तो व्हेन वी ईट टू मच, ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ हैवी खा लिया है ना, when we eat too much, तो क्या होगा? जब हम काफी ज्यादा खा लेंगे तो एसिड जनरेट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट टू डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, और कई बार वही ज्यादा एसिड जनरेट हो, एसिडिटी का रीजन होता है। एंड समटाइम्स टू मच जनरेशन ऑफ एसिड कॉज एसिडिटी का कारण बन जाता है ना। समझ आया बच्चों? ठीक है, और बच्चे जो हम दवाई लेते हैं एसिड को खत्म करने के लिए, है ना, एसिडिटी को, उसको होता है एंटासिड। एंटासिड मतलब होता है वो बेस ही है, यानी कि एसिड का एंटी होता है, बस और कुछ नहीं। एक होते हैं एंटीबायोटिक, वो तो बैक्टीरियल वगैरह से बचने के लिए लेते हैं, पर ये एंटासिड अलग चीज है। ठीक है, चलो नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो आर्टिकल है वो है कि क्या जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो पीएच को लेके सेंसिटिव हैं या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ। जो हमारी बॉडी है वो भी 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच में वर्क करती है। ठीक है, और प्लांट्स के ऊपर भी पीएच का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर जो बारिश का पानी है अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो जाए, अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए, तब हम ऐसी बारिश को बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन को क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, और ये एसिड रेन काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है आपकी फसलों के लिए भी और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, जब बारिश होगी तो मान लो पानी, एसिड रेन का पानी नदियों में जाएगा, नदियों में जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनको अफेक्ट करेगा, और जब वही पानी समंदर में जाएगा तो वो जाके समंदर के एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अब एसिड रेन होती क्यों है?
एसिड रेन बच्चों, हम जो इतने ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। इनके एग्जॉस्ट से जो हवा निकलती है ना, इनकी जैसे बाइक का साइलेंसर है ना, या गाड़ियों का एग्जॉस्ट है, उनसे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हवा निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में फैल जाती है। जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, और वही एसिड बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया। फैक्टरों से धुआं निकलता है, वो भी रीजन है एसिड रेन का। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे तो इससे एवरीडे लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, हम बारिश के एग्जांपल देंगे इसको। ठीक है, व्हेन द pH of the rain water falls below 5.6, then it is called acid rain. Then it is called acid rain. इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, एक बार मैं चेक कर रहा था, वीडियो बन गई थी, कई बार ब्लर हो जाते बीच में। हाँ ठीक है, इसको बोलेंगे एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो दिस रेन अफेक्ट आवर क्रॉप्स बैडली। तो इसको बुरी तरीके से क्या करती है, वो अफेक्ट करती है। और यही बारिश जब नदी में जाती है तो एक्वेटिक एनिमल्स को भी अफेक्ट करती है। दिस रेन ऑल्सो affect badly the aquatic animal. एक्वेटिक एनिमल्स को भी ये बारिश क्या करती है, बैडली अफेक्ट करती है। ठीक है, नोट कर लो इसको यहाँ तक बच्चों। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी। मान लो कि ये सॉल्यूशन आपके पास है, इसका नाम दे देते हैं ए, और दूसरे बीकर में ऐसी सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का नाम है बी। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, जो सॉल्यूशन ए है, ठीक है, सॉल्यूशन ए के लिए जो पीएच वैल्यू है वो है 6, और जो सॉल्यूशन बी है उसके लिए जो पीएच वैल्यू है वो कितनी हमारे पास 8 है ना। दोनों के लिए हमें पीएच वैल्यू दे रखी है। तो पूछा है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी, और कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेस होगा। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा है कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, है ना, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो हमारा एसिडिक होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू हमारे पास 7 से ज़्यादा होगी वो हमारे पास बेस होगा। ठीक है, अब रही बात एसिड और बेस, तो क्लियरली हो जाता है कि जैसे जो हमारा ए सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक नेचर में। ठीक है, क्या नेचर है इसका, एसिडिक, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 6 से कम है, और सॉल्यूशन बी है उसकी पीएच वैल्यू 8 है, तो उसका मतलब क्या है, बेस। 7 से ज़्यादा तो बेस है। अब उन्होंने पूछा कि ये भी पूछा कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी। तो जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, चलो बच्चों हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें। देखो हाइड्रोजन आयन किसको बोलते हैं, H पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन आयन। तो जैसे हमने पढ़ा है कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करना। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस किस में होंगे बच्चों, एसिड। दोनों में से एसिड कौन सा है, हमारा ए है। तो जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किस में मिलेगी बच्चों, ए सॉल्यूशन में, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा रिलीज करना प्रॉपर्टी है एसिड की। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर इन सॉल्यूशन ए, और जो सॉल्यूशन ए होगा उसका नेचर एसिडिक होगा, और जो सॉल्यूशन बी होगा उसका नेचर बेसिक होगा। ठीक है, चलो इसको आंसर लिख देते हैं, नोट कर देना साथ के साथ में, नोट्स बनाते हैं। इसका आंसर लिखेंगे द हाइड्रोजन आयन, दो क्वेश्चन पूछे ना, एक तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा पूछे कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। उसमें लिखेंगे द हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर इन द सॉल्यूशन ए। ठीक है, और जो सॉल्यूशन ए होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो सॉल्यूशन ए हैज एसिडिक नेचर एंड द
solution B is basic in nature. ठीक है, सॉल्यूशन ए होगा हमारा, उसका नेचर हमारा एसिडिक रहेगा, और जो सॉल्यूशन बी होगा उसका नेचर हमारा बेसिक रहेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, तो क्वेश्चन पढ़ो आप तारीफ में। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, नेचर ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो जो देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन आयंस रिलीज करना, है ना, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करना किसकी प्रॉपर्टी है? एसिड की। और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन हमारा उतना ज़्यादा क्या होगा? उसको एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। The property to form H positive ion is the property of acid। ठीक है, और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा उतना ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H positive ion solution will be more acidic, will be more acidic। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके। सिंपल था बिल्कुल। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि डू द सॉल्यूशन आल्सो हैव बेसिक सॉल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयंस, इफ यस व्हाई दे आर दिस बेसिक। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है ना। तो कहता है कि क्या जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, इनके जो बेस होते हैं, उनके अंदर भी H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहता है? अगर हाँ तो फिर वो बेसिक क्यों है ना, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस का होना तो एसिड की निशानी है। तो बच्चों इसका आंसर है हाँ, कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी H पॉजिटिव आयंस होता है। ठीक है, तो फिर वो एसिडिक क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों बेस में जो बेसिक नेचर होता है वो देखो, हमें स्टार्टिंग से पढ़ा है, जो एसिडिक नेचर होता है वो क्या होता है? H पॉजिटिव आयंस। और जो बेसिक नेचर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? OH नेगेटिव आयंस। तो बच्चों बेसिक सॉल्यूशन में भी H पॉजिटिव आयंस होता है, लेकिन उनमें जो OH नेगेटिव आयंस है उनका अमाउंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, मान लो अगर कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर बच्चों अगर मान लो अगर 10 H पॉजिटिव आयंस है तो OH नेगेटिव इसमें 50 होंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। तो मतलब जो बेसिक आयंस का जो अमाउंट है, यानी कि OH नेगेटिव आयंस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयंस के। तो जो इसका डोमिनेटिंग बिहेवियर, तो कौन डोमिनेट कर रहा है इसमें? OH नेगेटिव डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए जो सॉल्यूशन है वो बेसिक शो करता है अपना नेचर। H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं बेस में, पर उनका अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, OH नेगेटिव आयंस का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उनका नेचर कैसा हो जाता है? बेसिक। सेम चीज़ बच्चों एसिड्स में भी होती है। एसिड्स में भी OH नेगेटिव देख पाते हैं, पर उसमें क्या होता है कि H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उनका नेचर कैसा बन जाता है? एसिडिक। हाँ, अगर कोई सोल्यूशन आपके पास ऐसा आ जाता है कि मान लो उसके अंदर 100 H पॉजिटिव आयन है ना और 100 ही OH नेगेटिव आयन है, 100 दोनों है, तो वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। जिसमें H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बराबर में होंगे वो सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल रहेगा। जिसमें H पॉजिटिव ज़्यादा डोमिनेट कर जाएंगे वो एसिडिक बन जाएगा, जिसमें OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा? बेसिक। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको लिखते हैं। पहले दो क्वेश्चन पूछे कि डू बेसिक, पहला क्वेश्चन क्या है? डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, उसका आंसर लिखेंगे यस। इसका आंसर लिखेंगे यस, बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, है ना, पहला आंसर मिल गया। अब दूसरा ऑप्शन है इफ यस, कि अगर है तो वे बेसिक क्यों है? तो उसमें लिख देंगे द बेसिक नेचर of this solution is due to presence of more OH negative ions as compared to H positive ions।
ठीक है बच्चों। तो जो OH नेगेटिव आयंस बेसिक नेचर OH नेगेटिव आयंस की वजह से था और एसिडिक नेचर H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, नोट कर लो इसको वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों देखो क्वेश्चन हमारा क्या था कि किस कंडीशन में जो किसान है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, किस कंडीशन में किसान को अपने खेत में सॉइल में क्विकलाइम और स्लेकलाइम ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि कब किसान को क्विकलाइम और स्लेकलाइम ऐड करनी पड़ती है अपने खेत में। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्विकलाइम और स्लेकलाइम होता क्या है। देखो क्विकलाइम और स्लेकलाइम जो होते हैं बच्चों, उनका नेचर होता है बेसिक। और बेस कब हम ऐड करेंगे मिट्टी में, जब हमारी मिट्टी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और जो हमारी एसिडिक मिट्टी होती है उसका जो नेचर होता है एसिडिक होने की वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो मिट्टी में जो ज़्यादा एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्विकलाइम और स्लेकलाइम ऐड करते हैं, और यही हमने आंसर देखा है। और इससे हमें क्या हेल्प मिलता है कि मिट्टी न्यूट्रल हो जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जो लोग खेती से जुड़े हुए लोग होंगे उन्होंने देखा होगा कि उनके माता पिता या आसपास के लोग जो खेतों में क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं। यूरिया को के थैले पे जो लिखा रहता है, आप उसको ध्यान से पढ़ना कभी, उस पे लिखा रहता है कि इसमें NH3 है, मतलब अमोनिया है। और अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो बेसिक चीजें हम इसीलिए डालते हैं खेत में कि ताकि उसमें जो मिट्टी है जिसका नेचर एसिडिक हो गया है उसको न्यूट्रल किया जा सके। और अगर मिट्टी न्यूट्रल होगी तो उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट बच्चों, इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो आगे बच्चों इस चैप्टर में हम बढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या दे रखा है, हम सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे अभी बेकिंग सोडा के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, वॉशिंग सोडा क्या होता है, और इसके अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। इन चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे हम 1 बाय 1 करके। ठीक है, इसको नोट कर देना साथ के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, इसको नोट कर लिया ना। एक मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो अच्छे से बन रही है कि नहीं, ब्लर तो नहीं हो रहा बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पार्ट, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, केमिकल फॉर्मूला है बच्चों इसका CaOCl2। ठीक है, और इसमें हम देखो सब में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर में हम सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है, और जो थर्ड चीज में आएगी वो आएगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है। आप नोट्स बनाते रहिएगा साथ के साथ। तो अब इसकी आ जाएगी प्रेपरेशन, 3 पार्ट आएंगे, ए पार्ट आ गया, अभी इसका बी पार्ट। ठीक है, तो प्रेपरेशन तो ज़्यादा मुश्किल है, इसकी सिंपल सी है प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन में होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ तो बनेगा CaOCl2। ब्लीचिंग वाटर के साथ में से हाइड्रोजन गैस बनती है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, तो आपके साथ में। ठीक है, चलो ये होगी इसकी प्रेपरेशन। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है इसका सी पार्ट हो गया प्रेपरेशन, सॉरी यूज। ठीक है, तो यूज कहाँ पे करते हैं, देखो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कि कपड़ों की इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, कपड़ों को रंगने के लिए, जैसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा इसका टेक्सटाइल में क्या आ जाएगा, इट इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद इसको जो हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है कई बार उसमें जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको जर्म्स फ्री करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि अगर पानी में इन्फेक्शन है उसको खत्म कर देगा, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दे, है ना, या दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो हम पढ़ेंगे। तो इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। इसको नोट कर लेंगे सभी, वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा बच्चों वो है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा, तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। केमिकल फॉर्मूला, तो जिसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा आपका बेकिंग सोडा का, वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं NaHCO3। NaHCO3। और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो आ जाएगा इसकी प्रेपरेशन। ठीक है, कि प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको। तो प्रिपरेशन का सिंपल तरीका है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। हाँ, हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा। एक मिनट सोडा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बेकिंग सोडा है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला है, एक मिनट। तो अब इसकी प्रेपरेशन देखेंगे। ठीक है, प्रेपरेशन का सिंपल तरीका है इसका कि हमने क्या करना है, सोडियम क्लोराइड लेना है और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड साथ में आएगी इसके। ठीक है, और ये मिलके हम महागठबंधन बना देंगे NHS। फिर इन सब की कंबाइन करने से, अलायंस करने से बन जाएगा आपका NH4Cl, साथ में आ जाएगा प्रोडक्ट NaHCO3। ठीक है, बच्चों इसकी प्रेपरेशन है। और जो लास्ट पार्ट इसका रहेगा हमारा यूज का, यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका जो यूज रहेगा बच्चों वो रहेगा, ठीक है, तो यूज कहाँ पे रहता है बच्चों, इसको फास्ट कुकिंग के लिए यूज करते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे बेकिंग सोडा है ना, आपने सुना होगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो आप ज़्यादातर आप देखोगे कोई जब वहाँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का खाना बन रहा होता है, कोई शादी का अरेंजमेंट होता है या कुछ भी लगा लो अरेंजमेंट, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का खाना बनता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हलवाई रहते हैं वो बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर हेल्प क्या करता है उनकी, बेकिंग पाउडर हेल्प करता है फास्ट कुकिंग में। ठीक है, तो इसको कुकिंग में यूज़ कर किया जाता है। और किस में हेल्प करता है, खाना जल्दी बन जाता है उससे। ठीक है, तो दिस इज यूज्ड इन कुकिंग। It help to make the food faster. ठीक है, अच्छा, और कहाँ यूज किया जाता है इसको, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, इट इज यूज्ड और एक चीज और बच्चों, जो बेकिंग सोडा होता है ना हमारा, तो वो एंटासिड का काम करता है। एंटासिड का मतलब अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मददगार है, क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। थर्ड पार्ट इसका यूज, इट इज यूज्ड एज एंटासिड। ठीक है, एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। चलो नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करिए, शाबाश। तो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा अगले क्रम में अगला जो टॉपिक है वो हमारा आएगा प्लास्टर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, तो वही 3 पार्ट करेंगे इसके 1 बाय 1 करके। सबसे पहले आ जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इसका Na2CO3
10H2, ठीक है। ये सारा थ्योरेटिकल सही पार्ट है, इसमें कंसेप्चुअल पार्ट कोई है नहीं इतना खास, तो वही सिंपल हम नोट कर रहे हैं सारा का सारा, है ना। तो केमिकल फॉर्मूला हो गया, देन उसके बाद आ जाएगा इसकी प्रेपरेशन वाला पार्ट। प्रेपरेशन तो बहुत सिंपल है इसकी। तो बच्चों ये वॉशिंग सोडा के बारे में है, वही 3 चीज़ें हमने लिखनी है, केमिकल फार्मूला लिखा, प्रेपरेशन लिखा और यूज़ लिखा, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला वही सिंपल Na2CO3.10H2, प्रेपरेशन इसकी सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ कंबाइन करा के बन जाएगा। और यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जैसे नाम से क्लियर है वॉशिंग सोडा, तो इसका मतलब इसका हम क्लियर। तो बच्चों ये है वॉशिंग सोडा, जैसे नाम से ही क्लियर है, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2 है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का नाम से क्लियर है कि ये वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, केमिकल जैसे डिटर्जेंट वगैरह में। और प्रेपरेशन कैसे होती है कि जब हम Na2CO3.10H2 करेंगे तो Na2CO3.10H2 बन जाएगा। यूज़ वही आ जाएगा सबसे पहले कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो जाता है, दूसरा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और तीसरा ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। चले आगे फिर अब, चलो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, जो किया था ना, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, और एक कॉपी अलग से लगा के रखनी है, ठीक है। और उसी कॉपी में सारा का सारा नोट्स आपने बनाने हैं, और आपको इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद हम एक और सीरीज बनाएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर वाइज करेंगे वो। तो चलो अब करते हैं आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में हम पीओपी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, पीओपी बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या। तो सबसे पहले वही 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। सबसे पहले आ जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो बनेगा आपका CaSO4 डॉट हाफ H2, CaSO4 डॉट हाफ H2, ये बनेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। देन उसके बाद जो इसकी प्रेपरेशन है उसको लिख लेते हैं, प्रेपरेशन वाला पार्ट, प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन कैसे होगा इसका, फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो मतलब मेन चीज़ है कि हम इसमें देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कैसे कन्वर्ट होता है। अब देखो बच्चों, आपने घरों में देखा होगा लोग पीओपी करवाते हैं, लोग बोलते हैं हम छतों पे पीओपी करा रहे हैं। तो पीओपी का मतलब कि स्टार्टर में तो पाउडर होता है जो हमारे पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब उसको हम पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसको हम अपनी मनचाही शेप के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, और एक बार जब वो सूख जाएगा फिर वो हार्ड हो जाता है, उसकी वो शेप क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कंबाइन करेगा वाटर के साथ तब वो बना लेता है जिप्सम, ठीक है। तो नीचे लिख लेते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। ये कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बना लेता है CaSO4 डॉट 2H2, ये जो बना इसको बोलेंगे जिप्सम, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे इसको, जिप्सम बोल देंगे इसको। अच्छा, अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके यूज देख लेना, लिख लेना उसकी कहाँ कहाँ पे होता है। मेन तो कि जैसे डेकोरेटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है इसको, वहीं पे यूज होता है इसका, ठीक है। और जैसे फ्रैक्चर या बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं किसी का, है ना, जैसे हड्डी टूट गई तो उसको हम बोलते हैं कि प्लास्टर लगा दिया। तो प्लास्टर क्या बेसिकली वो यही पीओपी को लगा देते हैं, गीला करके, एक बार वो सूख के हार्ड हो जाता है, फिर वो अपनी पोजीशन को वहीं पे मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो उसमें जब प्लास्टर करते हैं, किसी को फ्रैक्चर आ जाता है हाथ में या पाँव में, तो यही जो केमिकल होता है उसको वाटर के साथ मिक्स करके लगा देते हैं, बाद में जिप्सम बन जाता है जो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। यूज लिख लेना कि फ्रैक्चर बोन्स को हील करने के लिए हेल्पफुल है, और दूसरा कि डेकोरेटिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं अब हम, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है आपके वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें पूछा है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड हमें देखा है CaOCl2। तो अभी हमने पढ़ा था इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो इसका आंसर लिख देंगे ब्लीचिंग पाउडर,
ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, ट्रीटमेंट विद क्लोरीन yield bleaching powder, yield bleaching powder। तो कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ ट्रीट करने पे ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ठीक है, तो हमने जब प्रेपरेशन पढ़ी थी ब्लीचिंग पाउडर की, तो हमने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ तब जाके हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो इसमें जो हमारा सब्सटेंस है वो कौन सा आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बन रही है। ठीक है, ओके। एक बार क्या हो जाता है, बीच में ब्लर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड, नेम द सोडियम कंपाउंड which is used for softening the hard water, which is used for softening the hard water। ठीक है, तो मतलब कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सॉफ्ट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट करने में, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसका यूज किया जाता है सॉफ्ट वाटर को, सॉरी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या नाम है उसका, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, फॉर्मूला Na2CO3.10H2, उसको क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसको नोट कर लेना। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको नोट कर लिया ना, नोट करते रहना, साथ साथ नोट करना जरूरी है बहुत ज्यादा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ, व्हाट विल हैपन इफ अ सोडियम, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन, if a solution of sodium hydrocarbonate, of sodium hydrocarbonate, sodium hydrocarbonate is heated, give equation, give equation। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि क्या होगा अगर हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करें। देखो जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि, ठीक है, इसी को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं क्योंकि सोडियम Na2CO3 हाइड्रो, ये हमारा हाइड्रोकार्बोनेट हो गया। तो एक मिनट सॉरी सोडियम, एक मिनट बाय मिस्टेक बोला मैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हमारा बनेगा NaHCO3, ये मिस्टेक, ठीक है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होगा हमारा NaHCO3 और इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक, इसमें मेरी मिस्टेक थी, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा ये है, और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बच्चों बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, NaHCO3 को हीट करने पे वो, ये हीट का सही सिंबल है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। अगर मैं इसकी प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन लिखूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे H2O और साथ में CO2। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन आ जाएगी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या है हमारा, बेकिंग सोडा, वो कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 में। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, बेकिंग सोडा हमारा, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, वो है कि केमिकल फॉर्मूला लिखो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अभी हमने लास्ट में इक्वेशन लिखी, वो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ कंबाइन करता है तब वो जिप्सम बना लेता है। ठीक है, तो नोट कर लो।
उसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार उस क्वेश्चन को, ये अभी हम इक्वेशन लिख चुके हैं उसकी। चेक कर लेते हैं एक बार वीडियो ठीक बन रही है। ओके चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अब वन बाय वन करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉपी एक अलग से लगा के रखना इसके लिए, साइंस के लिए। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि एक सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि आप ABR याद रखना। ठीक है, ABR का मतलब होता है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। ठीक है, और जो बेस होता है वो उल्टा करेगा। बेस क्या करेगा, बेस रेड को ब्लू करेगा। ठीक है, अगर दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक याद रख लो। ठीक है, ABR याद रखना, एसिड ब्लू को रेड करता है। ठीक है, तो इनके जो बेस होगा वो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सॉरी, बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एसिड क्या काम करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड करता है। तो ABR याद रखेंगे। ठीक है, एसिड क्या काम करेगा, ब्लू को रेड। जो बेस उसका अपोजिट करेगा, बेस करेगा रेड को ब्लू। तो ये याद रख लेना दूसरा, तो रेड को ब्लू है ना। तो यानी कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हमारे पास कौन सा है, ये बेस है, क्योंकि बेस करता है, बेस रेड को ब्लू करता है। अच्छा, तो अब बात आती है पीएच की। तो पीएच वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो बेस होता है उनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, और जो हमारे एसिड होते हैं उनका बेस 7 से कम होती है उनकी वैल्यू। ठीक है, तो क्योंकि बेस है तो बेस की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। तो इनमें से 7 से वैल्यू ज्यादा कौन सी है, डी में, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, शाबाश।